हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, आई होप सबको ये पता होगा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। बट क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन है, देखो बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स फॉर लोकल गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स क्या किस तरीके से यहाँ पर अपनी सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताता है। देखो, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, आई होप सभी को ही आपको पता है कि इसने क्या किया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ठीक है, ये आपके पास आता कब है 1992 में। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, पंचायतों को पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, 28 सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ को 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, और 73rd में आती है पंचायतें और 74th में आता है म्यूनसिपैलिटीज़। जो पंचायतें हैं वो रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए है, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो किसके लिए हैं, अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए। मतलब एक दोनों के दोनों क्या करती हैं, एम्पावर करती हैं, एम्पावर द लोकल गवर्नेंस। ठीक है, एट रूरल एरिया एंड इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी क्या करती हैं, दोनों के दोनों आपके पास लोकल जो गवर्नेंस है इनको यहाँ पर एम्पावर करती है। ठीक है, देन उसके बाद एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरह यहाँ पर ये काम करती है। डिसेंट्रलाइजेशन हिमाचल प्रदेश में या किसी भी स्टेट में एक डिसेंट्रलाइजेशन पावर की तरह काम करती है। मतलब सेंटर से कोई भी यहाँ पर चीज़ें आए, ठीक है, तो उसको क्या करती हैं, ये पूरा का पूरा डिवाइड करती हैं। और उसके बाद है ना, आप सभी को ही पता है कि यहाँ पे जो आपके पास हर एक स्टेट की क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दी जाती है पंचायतों के ही द्वारा इस एक्ट के थ्रू। जैसे आप सभी को ही पता है, वुमेन रिजर्वेशन रखी गई 33%। ठीक है, जो हमारे पास म्यूनसिपैलिटी है वहाँ पर भी 33% रखी गई 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और 73rd के तहत पंचायतों में यहाँ पर 33% की रिजर्वेशन रखी गई, ताकि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके इन हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, ताकि मतलब जितने भी स्टेट हैं, बट आज हम बात करेंगे मेन हिमाचल के बारे में। तो हम मतलब नॉर्मली जो बोलेंगे वो हिमाचल के ही साथ साथ में वर्ड ऐड करते जाएंगे, इन हिमाचल प्रदेश इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखो, अदर जो हमारे पास वल्नरेबल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, या अदर वल्नरेबल सोसाइटीज़ होती हैं, इनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द वल्नरेबल सोसाइटी की। उस वल्नरेबल सोसाइटी की कितनी पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दी जाती है, रिजर्वेशन यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और क्या काम करती है, देखो ये प्रोवाइड करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, यहाँ पर ये एम्पावर करती है, ताकि कि बिल्कुल फेयर तरीके से यहाँ पर लोकल गवर्नेंस में क्या किया जाए, इलेक्शन करवाया जा सके। ठीक है, और साथ साथ में क्या करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू द पंचायत। ठीक है, ये इन द गवर्नमेंट कि जो डायरेक्टली जो हमारे पास पार्टिसिपेशन होती है ऑफ द सिटीजन्स इन पंचायत है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देती है। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं पंचायती राज के बारे में, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट किए गए थे, इनैक्ट इन द 1992। और क्या एम था, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नेंस। ठीक है, किसके लिए एम्ड किया गया था, एम्ड एट द स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नेंस। ठीक है, जो लोकल गवर्नेंस थी इनको क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर ये हुआ था। देखो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द पंचायती राज या पंचायत, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 एम्पावर द म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, कि 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एम्पावर्ड करता है पंचायत को, एंड 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या करता है, एम्पावर्ड करता है म्यूनसिपैलिटीज को। इन हिमाचल प्रदेश दीज अमेंडमेंट सिग्निफिकेंटली इनहांस द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड एम्पावर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेवलपमेंट। या सिंपल आप इतना भी लिख सकते हो कि इन हिमाचल प्रदेश 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ठीक है, एम्पावर्ड द लोकल गवर्नेंस की, लोकल गवर्नेंस को यहाँ पर क्या करते हैं, एम्पावर्ड यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के बारे में कि किस तरीके से पावर को यहाँ पर बांटती है। देखो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 हुआ किसके लिए आया, फॉर रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए। और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो आया वो किसके लिए आया, फॉर अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए, एम्पावर्ड पंचायत एंड
म्यूनसिपैलिटीज। जो 73rd है किसको एम्पावर्ड कर रही है, पंचायत को, और 74th अमेंडमेंट एक्ट किसको एम्पावर्ड कर रहा है, म्यूनसिपैलिटीज को, ठीक है। गिविंग देम मोर कंट्रोल ओवर द लोकल अफेयर, ठीक है, मतलब आपके पास कि क्या करता है, या एम्पावर्ड द लोकल गवर्नेंस, ठीक है, या आपके पास सिंपल इतना सा लिख लो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हमें क्या करता है, एम्पावर्ड करता है लोकल गवर्नेंस को, ठीक है। एंड डिवाइडेड द क्या डिवाइड करता है, एंड डिवाइड द, ठीक है, ये आपके पास एंड डिवाइड द स्कीम्स, या इस तरीके से आप बोल सकते हो कि द सेंट्रल फंडेड स्कीम, ठीक है, सेंट्रल फंडेड स्कीम, ठीक है, ऑल्सो डिवाइडेड बाय द लोकल गवर्नेंस, ठीक है, या ऑल्सो या सेंट्रल फंडेड स्कीम, ठीक है, या इस तरीके से यहाँ पर लिख लो कि सेंट्रल फंडेड स्कीम को जो हमारे पास क्या करने के लिए, इनको एक तरीके से लोगों में क्या करने के लिए, इसको लोगों को अवेयर करने के लिए ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, जहाँ पर ये पंचायतों के थ्रू ये सारी की सारी बातें होती हैं, ठीक है। याद रख लेना कि हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज एक्ट था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज एक्ट, ठीक है, पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, वाज पास्ड इन 1994। हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज एक्ट था वो कब लाया गया था, 1994 में ये लाया गया था। और आफ्टर दिस पंचायती राज एक्ट 1994, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो लोकल गवर्नेंस थी बिकेम द मोर पावरफुल, ठीक है, कि इसी के ही बाद यहाँ पर क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश की जो लोकल गवर्नेंस थी वो क्या हुई थी, यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर देखने को मिली थी। पंचायती राज सिस्टम के बारे में यहाँ पर पहले बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे पास किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। तो देखो आफ्टर द बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है, याद रख लेना बलवंत राय मेहता कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द 1957, ठीक है, कहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप याद रख लो कि बलवंत राय मेहता कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1957, ये बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है और रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ये रिकमेंड क्या करती है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। जो हमारे पास 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, नंबर 1 में है क्या, यहाँ पर है पंचायत या ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत लिख लो एट विलेज लेवल, कि विलेज लेवल में इसमें क्या कहा कि ग्राम पंचायतें होंगी। दूसरे में इसने क्या कहा हमारे पास कि ठीक है बीडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्या होगा, एक पंचायतें होंगी, पंचायत समिति जिसको हम कहेंगे, ठीक है, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ठीक है, कि ब्लॉक लेवल पे क्या होगी हमारे पास एक पंचायत समिति होगी। और तीसरा यहाँ पर क्या कहा, जिला परिषद, जिला परिषद पे यहाँ पे बात कही गई इन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा हमारे पास एक पंचायत होगी जिसको हम क्या कहेंगे, आपके पास 3 टायर पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे कहेंगे। ये सिर्फ पंचायतों की बात कह रहे हैं फॉर द रूरल लोकल गवर्नेंस की, रूरल जो गांव के जो है यहाँ पे इनके लिए इसने क्या रिकमेंडेशन दी कि पंचायतों में जो ग्राम पंचायत होगी वो होगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति जो होगी वो होगी ब्लॉक केस में, ठीक है, और एक आपके पास जिला परिषद होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर होगी। वैसे ही देखो पंचायतें ना छोड़कर अगर हम म्यूनसिपैलिटीज की बात कही जाए 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था या किसको एम्पावर्ड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, यहाँ पर फॉर द अर्बन लोकल गवर्नेंस, ठीक है, फॉर अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए यहाँ पर क्या कहा, ठीक है, जो 3 टायर पंचायती होगा उसमें सबसे पहले होगी नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत होगी, दूसरी कौन सी होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगी, और तीसरी कौन सी होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 3 टायर यहाँ पर किसके लिए दिया गया, म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी दिया गया, और 3 टायर यहाँ पर किसके लिए दिया गया, पंचायतों के लिए भी यहाँ पर दिया गया। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, या एम्पावर्ड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम किस किस लेवल पे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इनहांसिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बस इतना सा जोड़ दो, अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में किसी स्टेट में बोला हुआ है तो बस इतना सा जोड़ लो कि 73rd या 73वें संविधान संशोधन ने क्या किया, इसने पंचायतों को क्या किया, एम्पावर्ड किया, इसने पंचायतों को या तो लोकल गवर्नेंस को इसने क्या किया, एम्पावर्ड किया। और 3 मैंने आपको पंचायतें बता दी, कौन कौन सी, विलेज लेवल की आपके पास, दूसरी हमने बात की किसके बारे में,
ठीक है, पंचायत समिति के बारे में, और तीसरी हमने बात की जिला परिषद के बारे में इन हिमाचल प्रदेश में। ये मतलब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। और पंचायती राज एक्ट मैंने आपको बताया कि वॉज पास्ड इन द हिमाचल प्रदेश इन 1994 की। हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज जो एक्ट था वो कब पास किया गया था? 1994 में। दूसरी हम बात करते हैं वुमेन्स की, ठीक है 70। उसके बाद आप यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज के बारे में देख लेना, ठीक है, कि म्यूनसिपैलिटीज क्या करता है अकॉर्डिंग टू या 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इम्पावर्ड द म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है, कि म्यूनसिपैलिटीज को ये क्या करता है, इम्पावर यहाँ पर ये करता है, ठीक है। और 3 मैंने आपको ये बता ही दिया। अब वुमेन्स एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात कही जाए तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इम्पावर्ड द वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट देखो और साथ साथ में क्या काम करता है, साथ साथ में ये भी काम करता है कि वुमेन्स की एम्पावरमेंट और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी क्या करता है, ये आगे बढ़ाता है। कैसे? देखो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड द 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, ठीक है। देखो यहाँ पर फॉर बोथ अमेंडमेंट मैंडेट द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स एंड इंश्योरिंग द 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। आप सिंपल लिख दो कि बोथ द अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड द 33% या 1/3 या 33% की बात है, 33% रिजर्वेशन फॉर द फीमेल इन हिमाचल प्रदेश एंड represent and reservation for the vulnerable section of society, reservation for SC, ST and other vulnerable group in the हिमाचल प्रदेश या other vulnerable group of the society in हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कि हिमाचल प्रदेश में देखो वुमेन्स को तो ये एम्पावर करता है कि 33% रिजर्वेशन ये देता है, साथ साथ में कुछ और वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी को भी ये क्या करता है, एम्पावर करता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और देख लो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, आपके पास स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन ये प्रोवाइड करता है स्टेट या इम्पावर्ड, है ना, इस्टेब्लिश नहीं इम्पावर्ड, ये इम्पावर्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्या करता है, ये इम्पावर करता है ताकि क्या कर सके, फॉर फेयर इलेक्शन, किसके लिए? ताकि फेयर इलेक्शन यहाँ पे करवाए जा सके इन लोकल लोकल एरियाज, ठीक है, इन लोकल एरिया। जो लोकल एरिया है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं। जैसे हमारे पास पंचायत होगी, म्यूनसिपैलिटीज होगी, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ही क्या करवाता है, इलेक्शन करवाता है, ठीक है। साथ साथ में एक और यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या करते हैं ये 74th एंड 73rd एंड 74th, इट इनहांस, ठीक है, इट इनहांस द पार्टिसिपेशन of citizens directly in local governance, ठीक है, इन लोकल गवर्नेंस, ठीक है, कि लोकल गवर्नेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी देखा जाता है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन हिमाचल प्रदेश की। ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से हो आप वहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ये 3-4 बातें सारी की सारी क्या करते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट की रहती है किसी भी एक स्टेट में, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात कही जाए तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, इनहांस द रोल ऑफ द लोकल गवर्नेंस, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कि लोकल गवर्नेंस को क्या करता है, इनकी पावर को इनहांस करता है, प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड मेथड मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पर इतना एक और लिख सकते हो, ठीक है, कि इट empowered द पंचायत टू कलेक्ट टैक्स एंड रेवेन्यूज, ठीक है, इन लोकल एरियाज। जो लोकल एरिया के टैक्स वगैरह जो होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे लिए जाते हैं। छठा आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल फंडेड स्कीम, ठीक है, कि ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रल फंडेड स्कीम को। 7वां पॉइंट्स आप यहाँ पर एक और लिख सकते हो कि क्या करते हैं ये, देखो ठीक है, इंडस्ट्री को प्रमोट यहाँ पर करते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि क्या किया जाता है, इंडस्ट्री को तो प्रमोट किया ही जाता है इन द लोकल एरिया, साथ साथ में आपके पास एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, बूस्ट किए जाते हैं बाय द
पंचायती राज सिस्टम या था बाय द पंचायत, ठीक है कि सारा का सारा इकोनॉमी का मामला हो गया, एजुकेशन का मामला हो गया, ये पंचायतों के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है लोकल एरियाज में। तो हिमाचल प्रदेश को ये डिसेंट्रलाइजेशन की पावर को यहाँ पर ये इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एंड इंप्रूविंग द ऑल ओवर डेवलपमेंट प्रोसेस एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है कि ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पर ये चीज़ों को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आप लिख सकते हो, मतलब 10 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंटेंट की कमी नहीं है, आप जितना मर्जी लिखते रहो, ठीक है, कंटेंट हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है, मतलब कंटेंट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, 10, 15, 20 मार्क्स तक का यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको खींच सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अभी हम लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो देखो एक ना डीपीएसपी आता है, मैं आपको यहाँ पर ये रिवाइज कर देता हूँ, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है लोकल गवर्नेंस में भी, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको एक फटाफट रिवीजन यहाँ पर करवा देता हूँ, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, कहाँ पर आता है, पार्ट 4 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, comes under the part 4 of the in the Indian Constitution फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, कहाँ से लेकर कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको क्या देखने को मिलता है, डीपीएसपी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसका हम नेचर की बात कहें कि इसका नेचर है कैसा, तो इसका नेचर याद रख लेना, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल मतलब इसका कोई जस्टिस नहीं मिलता है, नॉन जस्टिसिएबल है। और भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, याद रख लेना, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव जो अंबेडकर जो हमारे पास ठीक है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, तो भीमराव अंबेडकर इसको क्या कहते हैं, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्ट एंड सोल तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, बट इसको डीपीएसपी को उन्होंने क्या कहा था, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें से कुछ आर्टिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रे के लिए भी और मेंस के लिए, तो मैं आपको एक बार आर्टिकल सारे के सारे रिवाइज करवा देता हूँ। देखो आर्टिकल 38 आपने याद रखना है, जो एग्जाम पे पूछा जाता है, ठीक है, आर्टिकल 38 याद रखना आपने कि जो आर्टिकल 38 है ना, ये क्या करता है आपके पास, ये प्रोवाइड करता है ठीक है, क्या चीज़, हमारे यहाँ पे मतलब जो हमारे पास डीपीएसपी है उसका जो मेजर काम है वो है क्या, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के वेलफेयर को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39 याद रख लो, ठीक है, आर्टिकल 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39 यहाँ पर लिख लो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन, यहाँ पर साथ साथ में हेल्थ की बात भी होती है और साथ साथ में यहाँ पर बात होती है न्यूट्रिशन की भी यहाँ पर बातें होती हैं। आर्टिकल 39A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 39A, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है आर्टिकल 39A के बारे में, याद रख लेना। ये क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, ठीक है, ये क्या करता है आपके पास, ठीक है, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, ये इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करता है एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 39A क्या करता है, प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहाँ पर ये रखता है। देन उसके बाद आर्टिकल 40 है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाता है, आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40 जो हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 41 याद रख लेना, ठीक है, आर्टिकल 41 क्या करता है हमारे पास, आर्टिकल 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है ठीक है, प्रोवाइड या प्रोवाइडिंग राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क, ये कुछ जो हमारे पास काम जो होते हैं, मतलब जो काम वगैरह जो दिया जाता है, ये आपके पास डीपीएसपी के थ्रू आर्टिकल 41 के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है, तो प्रोवाइड करता है राइट टू वर्क, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल हमारे पास क्या 42, ठीक है, 42 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। यहाँ पर बात होती है मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, कि एक मैटरनिटी रिलीफ दी जाए और काम करने के लिए ह्यूमन कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है 43, तो आपके पास यहाँ पर आता है 43 जो बी है वो भी आपके पास गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 44 याद रख लो, सिंपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पर क्या कही गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 45 भी याद रख लेना, यहाँ पर बात कही गई है अर्ली
ठीक है। अर्ली चाइल्ड, या आप यहाँ पर ये लिख लो अर्ली चाइल्डहुड केयर या चाइल्डहुड केयर, ठीक है, टिल 6 ईयर, ठीक है, टिल 6 ईयर, 6 साल तक यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर बात कही है। उसके बाद 46 जो है हमारे पास वो कहाँ पर चला जाता है, गांधीन प्रिंसिपल में चला जाता है, ठीक है। 47 भी गांधीन प्रिंसिपल में चला जाता है, 48 भी गांधीन प्रिंसिपल में, 48A भी यहाँ पर गांधीन प्रिंसिपल देखने को मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 49 इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में यहाँ पर बात की है। आर्टिकल 50 आपको सबको पता होगा, आर्टिकल 50 किसके बारे में कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव से क्या किया जाए, जुडिशरी को अलग किया जाए। और आर्टिकल 51 आई होप सबको पता होगा, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस। अनुच्छेद 51 में कहा है कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को, ठीक है। अब गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में जो छोटी सी बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो गांधीयन जो प्रिंसिपल है वहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 40 आता है, आर्टिकल जो हमारे पास उसके बाद आता है वो आता है आर्टिकल 43 आता है, 43 का बी आता है, उसके बाद 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है, और साथ साथ में 48 का पोर्शन बी आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 40 है यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ऑर्गेनाइज द बिल, आपके पास ऑर्गेनाइज क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज पंचायत, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज करो पंचायत को एट विलेज लेवल, ठीक है, कि विलेज लेवल पे क्या किया जाए, पंचायतों को ऑर्गेनाइज किया जाए। आर्टिकल 43 यहाँ पर क्या कहता है, आर्टिकल 43 में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 43 में यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, प्रमोट दी कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ पर प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही गई है कि प्रमोट करो आप क्या, कॉटेज इंडस्ट्री। 43B में क्या कहा गया है, प्रमोटिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उसको क्या करो, प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 43B हो गया। देन उसके बाद याद रख लेना 46 में कहा क्या गया है, प्रमोटिंग SC ST एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 47 में क्या कहा गया है, ठीक है, 47 में कहा गया है आपके पास किसके बारे में, इंटॉक्सिक लिक्विड एंड ड्रग्स, ठीक है, प्रिवेंटिंग, ठीक है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड एंड ड्रग्स, ठीक है, कि क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड को एंड ड्रग्स को, ठीक है। उसके बाद 48 में क्या कहा गया है, काउ स्लॉटर, ठीक है, प्रिवेंटिंग काउ स्लॉटर्स एंड, ठीक है, प्रमोशंस ऑफ या प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। और 48B में क्या कहा गया है, ठीक है, 48 में बी में कहा गया है आपके बारे में, किसके बारे में, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, कि क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को क्या किया जाए, प्रमोट यहाँ पर किया जाए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये DPSP समझ आया होगा और पंचायती राज एक्ट का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर समझ आया होगा। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।